नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आप देख रहे हैं दोपहर की नंबर 1 डिबेट। 2024 चुनाव के पहले चरण के मतदान में 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है और विपक्ष के नेता एक सुर में यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि बीजेपी जीती तो इस बार संविधान बदल दिया जाएगा। विपक्ष के इन दावों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि क्या मोदी मैजिक के सामने बेबस विपक्ष जनता को डराकर वोट लेना चाहता है? जनता में जो कई तरह के डर फैलाए जा रहे हैं, आज की बहस का मुद्दा वही है। लेकिन एक रिपोर्ट आपके सामने। संविधान के नाम में जीत गाते रहते हो। 400 का आंकड़ा क्यों दिया गया है? संविधान बदलना। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो लोकतंत्र बचेगा। 2024 के चुनाव में जब मोदी मैजिक के आगे विपक्ष के सारे दांवपेच ढीले दिख रहे हैं, तो जनता को डराने पर उतर आया है विपक्ष। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक गजब का हल्ला मचा रहे हैं। तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह के डर फैला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी के 400 पार के नारे से निपटने के लिए विपक्ष डर का पूरा पैकेज बेचने पर उतारू है। डर नंबर 1, 2024 में बीजेपी जीती तो संविधान बदल दिया जाएगा। डर नंबर 2, बीजेपी जीती तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। डर नंबर 3, बीजेपी जीती तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। डर नंबर 4, बीजेपी जीती तो चुनाव करवाना ही बंद हो जाएगा। डर नंबर 5, बीजेपी जीती तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी राजा बन जाएंगे। जनता को डराने की, चुनाव से पहले आशंका फैलाने की, ऐसी हर तरह की मुमकिन कोशिशें जारी हैं। ये 400 का आंकड़ा क्यों दिया गया है? मैं बता दूं, इसकी राजनीतिक हकीकत क्या है। संविधान को बदलना। प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं है कहने की कि मैं संविधान बदलना चाहता हूं। पहले उन्होंने अपने आर्थिक सलाहकार विवेक डिब्रॉय को कहा, बाद में अनंत हेगड़े को कहा, बाद में ज्योति मिर्धा को कहा। ये सब कठपुतली है। असली मकसद, असली सूत्रधार तो पपेट मास्टर तो प्रधानमंत्री हैं, पीएम। पपेट मास्टर तो वही है। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव के समय भी कांग्रेस ने इस डर को बेचने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक ने यही बयान दिया था, देश का संविधान बदलने वाला है। लेकिन 2019 में दोबारा मोदी सरकार बनने के बाद ना देश का संविधान बदला, ना लोकतंत्र। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें। इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया, इतने सालों के बाद ले गया। दिलचस्प तो यह है कि जो कांग्रेस 2024 में संविधान बदलने का डर दिखा रही है, उसने अपने चुनावी एजेंडे में संविधान में 41 से ज्यादा बदलावों का वायदा किया है। ये भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं ना। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये एकमात्र ऐसे सीएम रहे हैं। आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लेना, कांग्रेस के भी सीएम बहुत रहे ना। तो सवाल तो ये है कि क्या विपक्ष ने यह मान लिया है कि एनडीए इस बार 400 से ज्यादा सीटें लाने वाली है? 2024 में बीजेपी को 370 से ज्यादा सीटें क्या मिलने वाली हैं? क्या पीएम नरेंद्र मोदी बनाम पूरे विपक्ष की लड़ाई में उनकी हार अब तय है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या विपक्षी पार्टियों ने मान लिया कि 2024 में उन्हें अपना वोट बैंक का वोट भी नहीं मिलने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। राकेश त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में है। हमारे साथ में चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से। फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी, संविधान बदलने वाला है क्या 4 जून के बाद? देखिए, संविधान बदलेगा या नहीं बदलेगा ये तो सरकार बताएगी, लेकिन भाजपा की इलेक्शन के पास आते आते नीयत जरूर बदल गई। अब नीयत बदलने का कारण है, यही वो भाजपा थी जो 2014 में जब देश की जनता से सत्ता मांगती थी, तो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अर्थव्यवस्था पर, देश के ढांचे पर, महिला सुरक्षा पर, देश के बुनकर व्यापारी पर, देश के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे बात करती थी। आज सत्ता के 10 साल गुजर जाने के बाद नीयत कहां बदल गई? नीयत यहां बदल गई कि देश को ना तो महंगाई दूर हुई,
ना देश के अंदर बेरोजगारी दूर हुई। आज 45 साल से ज्यादा बेरोजगारी है। देश के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ढांचा बिगड़ गया। इंपोर्ट इतना बढ़ गया कि चाइना के अंदर अगर घुसपैठ हो गई और हमारा एरिया चला गया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं यहाँ तो कोई घुसा अच्छा, नहीं। एक मिनट और चुनावी सभा से जो विपक्ष के नेता हैं वो महंगाई की, मेरे ख्याल से जो आप अभी मुद्दे उठा रहे हैं वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। वो बात क्या कर रहे हैं कि 2024 में बीजेपी जीती तो संविधान बदल जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, चुनाव करवाना ही बंद कर दिया जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी राजा बन जाएंगे। ये मुद्दा उठाया जा रहा है आप लोगों की तरफ से। क्या संविधान बदलेगा 4 जून के बाद? मैं कह रहा हूं जी, बीजेपी जीतेगी क्यों? क्या कारण है जो बीजेपी जीतेगी? एक कारण मुझे बता दे त्रिपाठी जी की, एक कारण भी बता दे कि बीजेपी जीत सकती है। अगर बीजेपी जीत सकती तो बीजेपी अपने नेताओं से इलेक्शन लड़ती। तो फिर ये कॉन्फिडेंस आपकी रैलियों में क्यों नहीं दिख रहा है? ये कॉन्फिडेंस आपकी रैलियों में नहीं दिख रहा है, आपके नेताओं में क्यों नहीं दिख रहा है? अपने साथ ना जोड़ती, बीजेपी जीत सकती। शर्मा जी, ये कॉन्फिडेंस फिर आपकी रैलियों में और उसमें क्यों नहीं दिख रहा है? संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, लेकिन आपने भी तो जो रिपोर्ट हमने दिखाई 41 से ज्यादा बदलावों का वादा किया है संविधान में आपने। बिल्कुल, हमने वो संविधान की वादा करे हैं जो देश के अंदर श्रमिक, बुनकर, व्यापारी, गरीब, महिला। तो मतलब संविधान के अंदर अगर आप अपने हिसाब से बदलाव करेंगे तो वो देश के लिए अच्छा होगा। संविधान हमें दिखाता है देश का। हाँ, अच्छा, ठीक है। फराज किदवई साहब, आपको भी लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी राजा बन जाएंगे जैसे ही 2024 में अगर 4 जून को सरकार बनती है तो? हिमांशु जी, मुझे जो भी आपको समय देना है वो अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, विदाउट एनी इंटरवेंशन। उसके बाद में जितने सवाल पूछने को पूछेगा। जी देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आप अगर आज की तारीख में कहिए हिमांशु जी कि लोकतंत्र खतरे में है तो ये बोलेंगे कि चुनाव तो हो रहा है, लेकिन हिमांशु जी याद रखिएगा कि आज की जो डिक्टेटरशिप का फॉर्मेट है वो यही है। आज मोबाइल फोन की तरह हिमांशु जी डिक्टेटरशिप भी जो है वो स्मार्ट हो गई है। आज हम हिमांशु जी ये बहस जरूर कर सकते हैं कि आज के सेटअप में हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहेंगे या कॉम्पिटेटिव अथॉरिटेरियन कहेंगे, इस पर थोड़ा स्कोप ऑफ डिस्कशन हिमांशु जी जरूर है। ठीक है। देखिए, दुनिया भर की संस्थाओं से लेकर के हिमांशु जी और सुप्रीम कोर्ट तक लोकतंत्र के बारे में क्या बोल रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र की हत्या। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप और सुन लीजिए। ये द हिंदू की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा 5 अप्रैल 2024 की, अभी मुश्किल से 3 या 4 दिन पहले की। ठीक है। इसके हिसाब से स्वीडन बेस्ड वीडम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 क्या कहती है कि इंडिया इज नाउ वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेटिस कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा। एक और संस्था है फ्रीडम हाउस, जो कि एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट कहती है कि इंडिया इज अ पार्टली फ्री कंट्री नाउ एंड वांट दैट व्हेन अ कंट्री बिकम्स पार्टली फ्री इट इज डिफिकल्ट टू रिकवर। तीसरा सुन लीजिए, लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट क्या बोलती है, वो इसी अखबार में निकला हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, कि इंडिया विद अ स्कोर ऑफ 7.18 in 2023, it is in the category of flawed democracy. अच्छा. And this organization says, Himanshu ji, that it is better classified as electoral autocracy. अच्छा. सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है, दुनिया भर की संस्थाएं यही कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े ने क्या कहा था कि अगर 400 सीटें जीत गए, पहली बात तो ये 400 सीटें का परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये 400 सीटें हिमांशु जी जीतेंगे नहीं, ये 400 सीटें हारेंगे। अच्छा। ये सिर्फ परसेप्शन का खेल है। लेकिन आप हंसिए, आप हंसिए, आप हंसेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हंसेंगे, लेकिन देश की जनता 4 जून के बाद हंसेगी, आप देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी के एमपी अनंत हेगड़े क्या बोलते हैं कि अगर 400 सीटें आई तो संविधान बदल दिया जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉलोनियल लेगेसी किसने कहा था, मैं आपसे पूछता हूं। अच्छा। मैं पूछता हूं राकेश जी से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉलोनियल लेगेसी किसने कहा था? अगर आपको पता होगा, लेकिन आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि विवेक देबोराय ने कहा था। और ये कौन थे विवेक देबोराय? चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो जब चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन को कॉलोनियल लेगेसी। देखिए, आपकी बातों का जवाब तो मैं लूंगा राकेश त्रिपाठी जी, सीधे उन्हीं के पास जाऊंगा, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि 400 सीटें ये हारेंगे 4 जून को, देश इनके ऊपर हंसेगा, मैं बस एक बात
हाँ, मैं बस एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी ही पार्टी के कई बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पर ही सवाल उठाए, जिस तरह से चुनाव लड़ रही है उस पर सवाल उठाए, क्या उनकी बात भी जनता सुनेगी? जैसे हरीश रावत ने अभी कुछ कहा था, वो आपको याद होगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि उनकी बात में सच्चाई है? अच्छा, कांग्रेस सुस्त पड़ गई है? सुनिए हिमांशु जी, एक मुझे बात बताइए कि 400 सीटें, मैं तो बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े से बड़े प्रवक्ता से लेकर के और किसी को भी आप मेरे सामने बैठाइए पेन कॉपी लेकर के और वो बताएं कि किस स्टेट से 400 किस स्टेट से कितनी सुनिए ना, मैंने आपसे कुछ और पूछा, आप कुछ और बोल रहे हैं। किदवई साहब, मैंने आपसे कुछ और पूछा, आप कुछ और बोल रहे हैं। मैं एक बात बोल रहा हूं, जैसे अलग अलग जगह से जो बयान आ रहे हैं गठबंधन को लेकर, कांग्रेस को लेकर, ये जो बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े नेता ही जो सवाल उठा रहे हैं, क्या ये आपको डैमेज नहीं करेगा? अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, जो बात कही जाती है, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिजलियां गिर रही हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए, आपने बहुत देर तक आपकी बात सुनी मैंने। अब सीधे राकेश त्रिपाठी जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल, बहुत सारी रिपोर्ट्स का आपने हवाला दिया, तो सीधे राकेश त्रिपाठी जी बताइए क्या जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जयराम रमेश ने कम से कम यह स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 400 सीटें जीतने जा रहा है। कमोबेश धीरे धीरे करके विपक्ष के एक एक नेता इस बात की स्वीकृति दे रहे हैं और जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन सेल के हेड है और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह हमारे लिए एक सफलता जैसी है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी आज इस बात को मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 400 सीट को पार कर रहा है। बात है जहां तक रही संविधान के संशोधन की, संविधान के बदलाव की, इस देश में देश पर आपातकाल जब थोपा गया था ना, जब लोकतंत्र की हत्या की गई थी, सही मायने में जब लोकतांत्रिक अधिकारों को आपने पूरी तरह से संकुचित कर दिया था, उन पर कुठाराघात करने का काम किया था, तब आपने 42वां संविधान संशोधन लेकर के आए थे और देश के संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत के संविधान की आत्मा है, उसमें संविधान में संशोधन करने का काम किया था। यानी भारत के संविधान की आत्मा तक को आपने संशोधित कर दिया और आप हमसे कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज गरीबों के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है, संशोधन उनके जीवन में करने का काम किया है। 4 करोड़ लोगों को पक्के आवास देने का काम हमने किया है। 12 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचा देने का काम हमने किया है। 10 करोड़ घरों से हमने आज उज्ज्वला गैस का कनेक्शन पहुंचा करके धुआं हटाने का काम किया है। हमने आज 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड देकर के उनके घर से गहने गिरवी रख करके इलाज कराने की जो शर्मिंदगी होती थी, जो नौबत आ जाती थी, उससे दूर करने का काम किया है। लेकिन ये बातें इनको नागवार गुजर रही है। इनको बुरा लग रहा है कि कैसे गरीब के जीवन में परिवर्तन आ गया है, कैसे आज भ्रष्टाचार के जो इन्होंने कारखाने बना रखे थे उस पर कैसे प्रहार हुआ है, कैसे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आज करोड़ों करोड़ रुपए एक एक जगह से रिकवर कर रही है। इनको परेशानी इस बात से है और इसीलिए सारे दल एक साथ इकट्ठा हुए हैं। कई सारी रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे। तमाम विदेशी एजेंसियां चाहती है कि भारत मजबूत ना हो, जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार मजबूत हो रहा है, तो कैसे भारत मजबूत ना हो, इसको कमजोर करने के लिए तरह तरह की रिपोर्ट लाई जाए। रिपोर्ट विदेशी एजेंसीज की रिपोर्ट त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, विदेशों में जो रिपोर्ट, एक मिनट, राकेश त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, विदेशों में जो रिपोर्ट अलग अलग अखबारों में या किसी चीज में छपती है, अगर वो सरकार के पक्ष में होती है तो उसका तो गुणगान आप लोग करते हैं, तो अगर विरोध होता है तो उसको भी आप क्यों नहीं नोटिस करेंगे? नहीं, देखिए, मैं फिर बात कह रहा हूं, किसी भी बात को हमेशा उसको रैशनल आधार पर, तार्किकता के आधार पर देखा जाएगा। अच्छा, अगर कोई ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान भारत से ज्यादा खुशहाल है, पाकिस्तान में ज्यादा आसानी से लोगों को भोजन उपलब्ध हो रहा है, श्रीलंका में ज्यादा आसानी से लोगों को भोजन उपलब्ध हो रहा है और भारत उससे पीछे है, तो इस तरह की रिपोर्ट पर कौन विश्वास करेगा? इस तरह की रिपोर्ट किस मंशा के साथ? उन्होंने पूरा अखबार रख दिया सामने, किसी से सवाल पूछने की आवश्यकता है? ये बात शीशे की तरह साफ है कि पूरा अखबार रखने से ऐसे कई सारे अखबार रोज दफ्तरों में छापे जाते हैं और ऐसे अखबार छाप करके आप विद्वान अगर हो जाते हैं ना, तो आज विद्वानों की संख्या देश में बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, ठीक है, चलिए, ठीक है, आप सब लोगों से बात हुई। सौरभ जी लिखे गए, सौरभ जी अभी आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, नहीं, आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है जो आप बुलवाना चाह रहे हैं। तो संविधान और लोकतंत्र को तो आपने कंट्रोल कर रखा
है, ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, आप हिमांशु जी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप हिमांशु दीक्षित पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हिमांशु दीक्षित हंस रहे हैं। और एक काल उसका सबसे फेवरेट है वो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अगर गुस्से में डिबेट करो या फिर गुस्से में डिबेट करो या फिर मुंह बना के तो अच्छा नहीं लगता है। हंसते मुस्कुराते बातचीत हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा लगता है ना। जो अध्यक्ष है, अरे सौरभ दुबे जी रह गए, वो देखिए बेचारे शांता भी नाराज हो जाएंगे। अच्छा सौरभ दुबे जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे को जरा एक बात बताइएगा, जब मंच से ये कहा जाए कि अगर वो आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, मोदी राजा बन जाएंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, अगर ऐसी बातें हो मंच से तो उसको हम क्या समझेंगे, बजाय इसके कि हम आपके लिए ये करने वाले हैं चुनावों में? देखिए, राहत इंदौरी का एक शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर में झूठों की मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। तो जिस प्रकार से रैलियों में कांग्रेस के लोग और बड़े बड़े प्रवक्ता जयराम रमेश जी वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, देखिए एक बात बताइए, क्या कांग्रेस ने संविधान में संशोधन नहीं किया था? ये सब जानते हैं संविधान में संशोधन किया था। क्या मैं पूछ रहा हूं मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ की? जब इन 10 वर्षों में नहीं की तो आगे आने वाले दर्शों में 400 पार जब जेल लेकर के सीटे जाएंगे तो वो किस प्रकार से आप बात कह रहे हैं कर देंगे। दूसरी बात, अच्छा 41 से ज्यादा संविधान में बदलाव की बात कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में की है। संविधान बदल देंगे किसने कहा? सौरभ जी, भी मजबूत आप करेंगे। राजनीतिक विशेषक तो लिख रहे हैं, लेकिन आप राजनीतिक विशेषक है नहीं। और ये संविधान बदल देंगे क्या किसी कांग्रेस वाले ने कहा था? आप ही के सांसद ने कहा था, जो भाजपा का था, उसी ने कहा है कि जब मोदी को 400 जितवा दो हम संविधान बदल देंगे। जो वादा किया था हमने कहा था, पब्लिक से पूरा कर रहे हैं। तो समस्या इस बात की आ रही है कि परिवार तंत्र की बात क्यों की जा रही है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात क्यों की जा रही है, और जहां पर जनता के बीच में योजनाओं को लगातार पहुंचाने का लंबा कार्यक्रम, लंबा सिलसिला रहा है, तो इससे वो लोग परेशान है। मुझे तो आश्चर्य होता है जो लोग लगातार आए दिन अपने जो है कैंडिडेट बदल रहे हैं, वो इस पर ध्यान देकर के कि हमें कैंडिडेट को अपने फिक्स करके टिकट दे दें, वो कैंडिडेट बदलने में लगे हैं। और दूसरी तरफ लगे हैं कि भैया मोदी जी के खिलाफ ये बोलना है। आपकी अपनी नीतियां कहां हैं? कांग्रेस से मैं पूछता हूं समाजवादी पार्टी से कि क्या आपके नेता कौन से हैं जो अपनी आप छोटा सा मैं बताता हूं आपको, कुछ दिन पहले घोषणा पत्र जारी हुआ था, तो मल्लिका अर्जुन जी घोषणा पत्र के बाद कहते हैं तालियां नहीं बजाई आप लोगों ने, उनके कहने के बाद लोग तालियां बजाई। अच्छा ये मेरे को सवाल पूछ लीजिए सौरभ जी, देखिए आप ही का सवाल है, लेकिन मेरे शब्द हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी ये बताइए कि इस तरह की जब बातें की जाती है, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बहुत बड़े कद्दावर नेता है, जब वो ये बात बोलते हैं सुस्त और आलसी हो गई है कांग्रेस, तो इसका असर क्या जनता के बीच में पड़ता है? क्या यहां पर कांग्रेस को डैमेज करते हैं अपने ही लोग? ये बताइए शर्मा जी। लगता है कनेक्शन अभी लॉस्ट हो गया, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सौरभ जी कंटिन्यू। जी देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो जिस प्रकार से अपने कैंडिडेट बदल रही है, तो क्या अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा कर पाएगी? वो चुनाव का समय है, आपको अपने कार्यकर्ताओं को हर नेता को बोलने का अधिकार है। सौरभ जी सुन लीजिए, आ गए शर्मा जी आ गए। सौरभ जी सुनिए कि आप जब बोल रहे होते हैं दूसरे को सुनना। हाँ बोलिए शर्मा जी, बोलिए सुन लीजिए। हाँ हरीश रावत जी, आपसे प्रेशर होगा तब आप बात कर लीजिएगा। आपके कनेक्शन में दिक्कत हो रही है। सौरभ जी भी सुनने के लिए यहां पर तैयार है शर्मा जी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से जुड़ते हैं। फराज कदवई साहब समाजवादी पार्टी पर भी हाँ आपने समाजवादी पार्टी पर भी सवाल खड़े किए ना कि इतनी बड़ी पार्टी है, लगातार अपने जो कैंडिडेट है वो बदल रही है, तो ये मैं पूछ लेता हूं सीधे उनसे ही। हाँ जी हिमांशु जी मैं राकेश जी की भी बात का जवाब दूंगा, दे दीजिए, और अपने जो भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे भाई बैठे हैं उनका भी। अरे राजनीतिक विश्लेषक हैं, बीजेपी के नहीं है। अच्छा, मेरे सामने वो नहीं था, टीवी नहीं, इसलिए मैं देख नहीं पाया, सॉरी। उनकी बातों से लगा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। खैर, फराज कदवई जी भी हंसते मुस्कुराते हुए तंज कस रहे हैं, ठीक है। हाँ राकेश जी अभी बात कर रहे थे कि साहब हम लोग विदेशी संस्थाओं का हवाला देते हैं। चलिए साहब, मैं शुद्ध भारतीय संस्था का हवाला देता हूं। लोक नीति CSDS का नाम राकेश जी ने जरूर सुना होगा, और लोक नीति CSDS ने 27 मार्च 2024 को एक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। अच्छा, अब ये ना कहिएगा कि इसमें जॉर्ज सोरोस का हाथ था राकेश जी। उसके हिसाब से इन्होंने सर्वे किया और ये पूछा कि साहब देश का सबसे गंभीर 2 मुद्दे क्या हैं, तो आपको पता है कि 64% लोगों ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, यानी कि बेरोजगारी और महंगाई। पिछले 10 साल से सरकार में आप हैं, और अगर
64% ये लोग कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है। तो ये तो भारतीय संस्था कह रही है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे छोटे भाई सौरभ दुबे जी ने एक बात कही कि साहब हमने मेरठ में 2 बार टिकट बदल दिए। अरे साहब, जनरल वीके सिंह का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्यों काटा? राजेंद्र अग्रवाल का मेरठ से टिकट क्यों कटा? सत्येंद्र पचौरी का कानपुर से टिकट क्यों कटा? टिकट बदलना टिकट काटने में अंतर है ना फराज किदवई साहब। सुनिए काटने में और टिकट बदलने में अंतर है ना। मतलब एक ये है कि भैया ये चुनाव लड़ेंगे, ये हो गया, टिकट कट गया। अब एक दूसरा ये है कि हमने इनको प्रत्याशी बनाया, फिर थोड़ी देर बाद नहीं यार मजा नहीं आ रहा, किसी और को बदल देते। इसमें थोड़ा सा अंतर है ना। देखिए अंतर बिल्कुल नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सौरभ जी ऐसे मैं डिबेट नहीं करता हूं, आप अपने टर्न पे बोलिएगा। देखिए, कोई भी हिमांशु जी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको अपनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का और एक नहीं 6 बार बदलने का पूरा संवैधानिक, लेकिन ये बताया जाता है कि होमवर्क में कमी है। ये बताया जाता है होमवर्क में कमी है, आप पहले से सही फैसला नहीं ले पाए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अगर संतोष गंगवार जी का टिकट काटा है तो फिर वो अच्छा काम नहीं कर रहे। मैं फिर बोल रहा हूं, काटना और प्रत्याशी घोषित करके बदलने में अंतर है। अरे सर सुनिए, तो 80 सीटों में काटना और प्रत्याशी घोषित करके बदलने में अंतर होता है। सामने से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है भाई। भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के बारे में बता रहा हूं कि उन्होंने प्रत्याशियों के चयन में क्या क्या किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर अब ऐसे 4-5 सवाल हो जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। पहले आपने जो लोक नीति वाला जो मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, आपने जो मुद्दा उठाया कि लोगों को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उस पर राकेश त्रिपाठी जी का जवाब ले लेते हैं ना, फिर क्या मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है। देखिए मुझे लगता है अगर लोक नीति सीएसडीएस के सर्वे को ही सबसे आइडियल सर्वे मान रहे हैं तो बाकी और सारे मीडिया चैनलों के द्वारा किए गए सर्वे को भी शायद फराज किदवई मानते होंगे। भारत के भीतर बहुत सारे ये सर्वे हुए हैं और बहुत सारे सर्वे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सीटें 400 पार के आसपास दिखा रहे हैं। तो कम से कम उसको भी स्वीकार कर लीजिए। मान लीजिए कि आप पराजित हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में आपको 4 सीटें भी मिलना नसीब नहीं हो रहा है। और आप जब बेरोजगारी की बात करते हैं, कम से कम समाजवादी पार्टी के लोगों को तो बिल्कुल अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के शासनकाल में बेरोजगारी की दर 17.4% थी और आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के समय में बेरोजगारी की दर 2% से नीचे है। ये झूठ नहीं, आप जो कहें वो सच, बाकी जो कहें वो झूठ। ये कौन तय करे? जज किसने बनाया है आपको? कोई आपने जेएस की परीक्षा पास की थी क्या, या जज एलिवेट कर दिया है आपको कॉलेजियम में? अरे किसने जज बना दिया भाई? आप कौन होते तय करने वाले? सच क्या है, झूठ क्या है, आप ही तय कर देंगे क्या? अरे भाई, देश की जनता जनार्दन को मानिए, देश की जनता को मानिए भाई। आप देश की जनता को मानने को तैयार नहीं है। आप ही जो बोलेंगे, फराज किदवई जो कहेंगे वही सच होगा। अरे ऐसा थोड़ा होता है भाई। अरे मैं नहीं कहूंगा, जनता कहेगी 4% आपके समय में बेरोजगारी की दर थी और 2% आज बेरोजगारी की दर है। किदवई साहब, मैं देखिए आप करके सरकारी नीतियों भर्तियों के संदर्भ नहीं राकेश त्रिपाठी जी, किदवई साहब से मुझे कुछ पूछना है क्योंकि किदवई साहब बहुत तार्किक बातें बता रहे थे। तार्किक बातें कर रहे हैं। अभी ये सौरभ दुबे जी को बता रहे थे कि मेरे बीच में मत बोला करिए, मैं ऐसी बहस नहीं करता। नहीं, ये अभी फराज किदवई बता रहे थे मैं ऐसी बहस नहीं करता जिसमें कोई बीच में बोलता हो, और लगातार बीच में बोलने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, आप पर ही आप उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश दे रहे हैं और स्वयं वही आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अपना आचरण पहले ठीक करिए, फिर दूसरे को उपदेश दीजिएगा। दूसरों के बीच में बोलना बंद करिए और आपकी रिपोर्ट सही और दूसरे की रिपोर्ट गलत, इस पद्धति से बाहर आइए। आप ही केवल सच सच बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। सत्य में वो जयते होगा, सत्य की तो जय होगी। और लोकतंत्र की में सबसे बड़ी अदालत वही है और उसी अदालत ने फैसला किया। 2014 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, पंचायत चुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे, उपचुनाव हारे। अच्छा, मेरे को जल्दी से ये बात बताइए किदवई साहब, ये इतने सारे आंकड़े आप दिखा रहे हैं, आप जो जमीनी हकीकत है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत इस देश की कुछ और है और ये अलग अलग रिपोर्ट में इसका जिक्र भी यहां पर किया गया है, तो क्या ये आप लोग जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे? क्योंकि लगातार जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जनता पसंद कर रही है बीजेपी को, तो इसकी वजह क्या है किदवई साहब? अच्छा, फ्रीज हो गए। चलिए दोबारा से इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक जल्दी से जवाब दे दीजिए शर्मा जी, वो हरीश रावत वाला सवाल मैंने पूछा था आपके ही लोगों का कि कॉन्फिडेंस उनमें दिख नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस उनमें दिख नहीं रहा है, सवाल ये है मेरा। देखिए, आपका बात का जवाब ये है कि अगर हम बात हरीश रावत की करते हैं तो बात हमें उस पार्टी की भी करने पड़ेगी जो पार्टी बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस होकर ऐसा आंकड़ा देश के सामने दे रही है जो आंकड़ा स्वाभाविक नहीं है। शर्मा जी, पता है मुझे यही बड़ा अजीब लगता है कि जब कांग्रेस के बारे में सवाल पूछो तो कांग्रेस का जवाब कांग्रेस का नहीं होता है, वो बीजेपी का होता है।
आप अपना बताइए ना, बीजेपी के लिए राकेश त्रिपाठी जी हैं यहाँ पर। कि आप हमारा जवाब छोड़ के ये जवाब पूछिए कि 400 के पार देश की जनता क्यों लेके जाएगी, एक कारण बता दे भाजपा का नेता। अरे जनता तो पिछली बार 300 से ऊपर भी पहुंचाया, वो आंकड़ा वो जनता पे छोड़ दीजिए, 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन अभी से अगर आपके नेता ये कह देंगे कि हम सुस्त हो गए हैं, हम आलसी हो गए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, और वो प्रचार भी कर रहे हैं, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका? देश में 15 लाख अकाउंट में डाल लेते हो, करोड़ रुपए। शर्मा जी वो हम जनता से 4 तारीख को पूछ लेंगे, जनता 4 तारीख को जवाब दे देगी। लेकिन आप अपना ये तो बताइए कि अगर आपके नेता कहते हैं कांग्रेस सुस्त आलसी हो गई है और आप उनसे प्रचार करवा रहे हैं, यूपी में भी करवा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में भी करवा रहे हैं, इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, एक सिपाही अपनी सेना के साथ अपनी सेना का वक्तव्य कह सकता है। हरीश रावत जी एक वरिष्ठ सिपाही हैं, तो वो अपनी सेना के लिए एक वक्तव्य दे सकते हैं, कोई नेगेटिव वक्तव्य नहीं है। आप उसमें से सूझ के मेरी जबान से कोई ऐसा प्रश्न देने की कोशिश ना करें। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूं कि आप खड़ा होता है कि क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि सुस्त और आलसी हो गई है कांग्रेस? बड़ा कहता है, उसका डर क्यों है कि वो दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में क्यों ला रहा है? और राकेश जी जैसे व्यक्ति दरी बिछाते रह जा रहे हैं और उनके ऊपर मंत्री, संतरी, नेता, प्रवक्ता, सांसद बिठाए जा रहे हैं। राकेश जी तो ये भी नहीं कह पाते, दर्द भी नहीं कह पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जो आपके नेता एक जल्दी सा जवाब दे, जो आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी जीती तो चुनाव करवाना ही बंद कर दिया जाएगा, आप मानते हैं इस बात को कि चुनाव करवाना ही बंद हो जाएगा? ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये कांग्रेस के कांग्रेस के सांसद ने बोला, तो किसकी शय पे बोला ये बताएं। हाँ? वो देश के अंदर जो सरदार पटेल को कहते हैं, तो उसी सरदार पटेल नहीं, क्या आप भी मानते हैं कि चुनाव करवाना बंद हो जाएगा? देखिए, चुनाव अगर भाजपा की यही नीति रही, जिस नीति के ऊपर आज देश को भाजपा लेके जा रही है, बांटो और शासन करो, तो बिल्कुल कंफर्म है कि भाजपा को अगर अपार सफलता मिली तो देश के लिए हितकारी नहीं होगा। भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये भी आप मानते हैं अगर बीजेपी जीती तो? भारत ही है, वो भारत ही रहेगा, किसी को बदलने की तम नहीं है। भारत ने बहुत से प्रधान, तो ये जनता में क्यों ये संदेश दे रहे हैं भाई? इतिहास में फेंक दिए, भूतकाल में पड़े हैं, जो वर्तमान में है वो भी भूतकाल में जाने अच्छा, एक रैपिड फायर खेल लेते हैं, राकेश त्रिपाठी जी 4 तुरंत वाले सवाल, 4 तुरंत सवाल और तुरंत जवाब दीजिएगा, है ना? 2024 में बीजेपी जीती तो संविधान बदला जाएगा, हाँ या ना? जी त्रिपाठी जी, कांग्रेस जीतेगी, संविधान नहीं बदला जाएगा। अच्छा ठीक है, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा 4 जून के बाद? बिल्कुल नहीं, संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत 4 जून के बाद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा 4 जून के बाद? हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। 4 जून के बाद आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? राष्ट्र के रूप में सांस्कृतिक इकाई की बात होती है और सांस्कृतिक तौर पर भारत हमेशा हिंदू राष्ट्र है। 4 जून को आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? आरक्षण को लेकर के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का, किसी चुनाव करवाना बंद कर दिया जाएगा? जो वंचित है, जो शोषित है, जो पिछड़े हैं, उनको आरक्षण देकर के उनको हमेशा चुनाव करवाना बंद कर दिया जाएगा? मोदी राजा बन जाएंगे? एक देश एक चुनाव की तरफ देश को आगे बढ़ना चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं। मोदी राजा बन जाएंगे? होना चाहिए, चुनाव पूरी व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ होना चाहिए सबको। नहीं, मोदी जी प्रधान सेवक हैं, उनको राजा कह करके, ये राजा जो राजा के पेट से गर्भ से जन्म लेते हैं ना, ये राजवंशों की कहानी है, जहां गांधी परिवार ही लगातार विरासत संभालता है। अब तो मैंने सुना रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे हैं कि मैं भी गांधी नेहरू परिवार का से जुड़ा हुआ हूं, मुझे भी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। तो राजवंश से जुड़े हुए तो ये लोग हैं। प्रधानमंत्री जी तो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, वो राजा अपने आप को कभी ना कहते थे, ना राजा की भांति व्यवहार करते हैं। ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जरा ये बता दीजिए जल्दी से। ये जो मुद्दे उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से। हिमांशु जी, मैं सबसे पहले तो बोल दूं कि जो कांग्रेस के जैसे प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, तो इनका अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पे दिख रहा है और इनका जनाधार जो है वेंटिलेटर पे दिखाई दे रहा है। अभी कह रहे हैं कि राकेश जी दरी बिछाएंगे। राकेश जी सामान्य कार्यकर्ता है, पार्टी के अंदर वो दरी भी बिछा सकते हैं, कल को मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ इतना अहंकार है कि आपको सीधा ऊपर ही बैठना है, दरी बिछाने में आप लोग को संकोच होता है। देखिए फराज भाई, सुन पा रहे हैं आप? मुद्दे हैं इन्होंने रैलियों के अंदर उठाए हैं, ये अनावश्यक रूप से उठाए गए मुद्दे हैं। आरक्षण था, है और रहेगा, और जो जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान कल भी मजबूत हुआ था और नरेंद्र मोदी जी 2024 में आएंगे तो उसके बाद और भी मजबूत होगा, तो ये बात हमारे मित्रों को समझनी चाहिए। हाँ, राकेश जी बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। ये माहौल बना के 4 जून को इसका असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि बीजेपी तो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, जो डर दिखाया जा रहा है, इस डर का कोई असर होगा या फिर ये पलटवार करेगा?
नहीं, ये डर इनके लिए और नुकसानदायक होगा। और हम कह रहे हैं कि डर करके नहीं, आप अपने ये नीतियों को लेकर के अपने पुराने कहे गए कार्यकाल में अपनी उपलब्धियों के आधार पर मैदान में आइए। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को लेकर के मैदान में है। यही कहूंगा कि एक बहुत अच्छा मुकाबला होना चाहिए विपक्ष और पक्ष के बीच में, और जनता को वोट देना बहुत जरूर है, जाना चाहिए।